हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीसीएचओ का जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट का आई थिंक 4:30 PM टू 6:30 PM जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिए थे तो ऑलमोस्ट जो 2 शिफ्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं 9 सितंबर और 10 सितंबर की। 9 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट का पेपर मिला था और 10 सितंबर को मॉर्निंग वाला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो ये 10 सितंबर का जो नेक्स्ट शिफ्ट थी 4:30 टू 6:30 वाली, तो वो वाले हैं। अब आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए टाइम है कल तक का, कल रात के 12 बजे के पहले ही। तो आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगाना होगा। तो आपको जिन भी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बट सही रेफरेंस के साथ आप ऑब्जेक्शन लगाना। किसी भी बुक के लिए कोई अच्छी बुक प्रेफर करके ही ऑब्जेक्शन लगाना, अदरवाइज़ आपका ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आपका ऑब्जेक्शन लगाने के बाद सही रहता है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिनके पास फर्स्ट शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट देख सकते हैं, सेकंड शिफ्ट है वो फर्स्ट देख सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि जब भी आपका नेक्स्ट टाइम एग्जाम होता है तो उनमें क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम पूरे ऑफिशियल आंसर की के क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले दिन अंडाणु निषेचित होकर क्या बनता है? तो जो ओवा है फर्टिलाइज्ड होने के बाद है क्या बनेगा? ऑप्शन में है ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, यॉक सैक या फिर जाइगोट। तो क्या बनता है? बनेगा जाइगोट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी? मिडवाइफरी में एक नर्स का क्या रोल होगा? ऑप्शन में है टू कंडक्ट डिलीवरीज रिस्पॉन्सिबली लाइक अ डॉक्टर, टू प्रमोट नॉर्मल बर्थ, टू ऑपरेट ऑन अ प्रेग्नेंट मदर, टू बी इन्वॉल्व इन हेल्थ काउंसलिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ओनली। तो यहाँ पर एज अ नर्स मिडवाइफ आपका जो रोल होगा कि नॉर्मल बर्थ के लिए आप प्रमोट करेंगे, ना कि आप डायरेक्ट डिलीवरी कंडक्ट करवाएंगे जैसे कि डॉक्टर करवाते हैं, ना ही ऑपरेट कर सकते हैं आप किसी प्रेग्नेंट मदर को, और ना ही आप प्रेग्नेंट वुमेन को ओनली काउंसलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर एज अ नर्स आपका जो इम्पोर्टेंट रोल होगा प्रमोट करेंगे नॉर्मल बर्थ के लिए। नेक्स्ट इज what is the it is the formed by the hip bones in front and at the side and by the sacrum and the coccyx behind the। तो कौन सी बोन्स हैं जो हिप बोन के फ्रंट में रहेंगी बट सैक्रम और कोकिक्स के पीछे की तरफ रहेंगी? तो ये कौन सी है? बोन्स पेल्विस। क्या है? बोन्स पेल्विस। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, महिलाओं का हार्मोन या प्रजनन चक्र वास्तविक जैविक किस तंत्र का उदाहरण है? तो इतना ज़्यादा हिंदी मुझे नहीं आती है, बट जिसका पेपर है उसने इसको हिंदी में सिलेक्ट किया हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या रखा गया है? तो है दोलनकारी। नेक्स्ट है शुक्राणु और अनिषेचित अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो जो स्पर्म है और जो अनिषेचित अंडाणु का मतलब यहाँ पर ओवा है, इनका फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यदि इनको क्या किया जाता? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता, मतलब कि दोनों को बाहर लाके टेस्ट ट्यूब बेबी करवाए जाते, तब वो होते टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते, जो कि क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर पूछा है GIFT, गिफ्ट जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज यदि वॉमिटिंग गंभीर हो तो महिला में तरल पदार्थ और भार की कमी हो सकती है, निम्नलिखित में से किस दशा को इंगित करता है? यहाँ पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है कि प्रेगनेंसी में यदि वुमेन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो आपकी बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड है उसकी कमी भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर है UTI इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या फिर PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये क्या है? वॉमिटिंग की बात की जा रही है, तो क्या है? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट इज लेनिसिनेस एक विरल अनुवांशिक विकार है जिसमें जीवन पर्यंत गर्भरोम विद्यमान रहते हैं, अति उत्पादित होते हैं। तो ये क्या कहा गया है? ये है हाइपरट्राइकोसिस। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लाइफ टाइम क्या रहेंगे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो क्या? हाइपरट्राइकोसिस।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का इंडिकेटर कौन सा नहीं है? ऑप्शन में ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, कैलकुलेशन ऑफ साइकिल लेंथ, चेंजेस इन द सर्विक्स या फिर द वॉकिंग टेम्परेचर। इंडिकेटर क्या नहीं है, मतलब कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी जो हमने पढ़ा है, तो फर्टिलिटी का इंडिकेटर कौन सा नहीं है, वो क्या है? ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। से किसी भी रीजन से हो सकता है, बट एक इंडिकेटर के तौर पर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेक्शन नंबर 2। आप यदि एग्ज़ाम में चाहते हैं तो फर्स्ट में आप कम्युनिटी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर गायनेक के सॉल्व कर सकते हैं, रहा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का कौन सा आयाम शरीर की आदर्श क्रिया प्रणाली की एक धारणा है? तो ये फिजिकल क्या है? शारीरिक आयाम है, जो व्यायाम है आपका क्या है? शरीर की एक आदर्श क्रिया प्रणाली की एक धारणा है। नेक्स्ट इज सामुदायिक स्वास्थ्य उपचारात्मकता और प्रचारात्मकता स्वास्थ्य सेवाओं का एक एकीकृत और संतुलित एकीकरण अभिकर्ता क्या है? तो वो निरोधात्मक। जो क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है, जो हम नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें इन क्वेश्चन को इंग्लिश वाले फॉर्मेट में रख देंगे, जिससे आप इनको समझ सकें, क्योंकि इतनी हिंदी में समझना मुझे भी इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में रहेंगे उनको इंग्लिश में दूसरे जो हम सीरीज करेंगे उसमें इनको रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लानर, प्रोमोटर, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड इवैल्यूएटर ऑफ ऑल फंक्शन इन पीएससी। तो पीएससी के जितने भी फंक्शन होते हैं इनको कौन कोऑर्डिनेट करेगा? तो वो करेगा मेडिकल ऑफिसर। मेल हेल्थ वर्कर है ऑप्शन में, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मेडिकल ऑफिसर या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर। तो ये सभी पीएससी में जो भी चीज़ें होती हैं उनको कौन किसके फंक्शन है? सभी ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग करना, प्रमोटिंग करना, सुपरवाइजिंग करना, कोऑर्डिनेट करना अदर हेल्थ वर्कर के साथ, तो कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट इज वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य समस्याएं जीवन प्रक्रियाओं के विषय में व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामुदायिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित एक नैदानिक निर्णय क्या है? ऑप्शन में क्रियान्वयन, नर्सिंग प्रोसेस, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग निदान। ये क्या है? नर्सिंग निदान। नेक्स्ट इज बाल कल्याण और पुनर्वास में मामलों में संबंधित एक विशिष्ट एजेंसी है। तो जो चाइल्ड हेल्थ केयर और उनके रहने के लिए जो एक स्पेशल एजेंसी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, तो यूनिसेफ है यहाँ पर। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो एजेंसी है वो क्या है? यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है जो यूनिसेफ है, जो कि बाल कल्याण और पुनर्वास के मामलों में एक विशेष एजेंसी के तौर पर काम करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य उन्मूलन में शारीरिक और पोषणात्मक दोनों मूल्यांकन शामिल होते हैं। तो जो यहाँ पर कहा है कि कौन से मूल्यांकन में क्या किया जाएगा? आपका फिजिकल, न्यूट्रिशनल, दोनों चीज़ें चेक की जाएंगी। तो क्या है? स्वास्थ्य उन्मूलन, स्वास्थ्य मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो एक CHO का, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कौन सा है जो मेन इम्पोर्टेंट सिद्धांत होगा यहाँ पर? संस्कृति के अंग के रूप में स्वास्थ्य कर्मचारी को उपहार स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। अभिलेख और आख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य सेवा में नर्स की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज अ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, ताकि आप दूसरे जो हेल्थ वर्कर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें प्रॉपरली। तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हो? एक टीम के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट? प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल हु रिक्वायर देम। दिस सेंटेंस जो PHC का एक क्या है यहाँ पर, ये एलिमेंट दिए हुए, सॉरी प्रिंसिपल दिए हुए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो सही पॉइंट इनके लिए होता है। ऑप्शन में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कवरेज एंड एसेसिबिलिटी या फिर रेफरल सिस्टम।
तो यहाँ पर पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ केयर एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल हु रिक्वायर देम। तो यहाँ पर कवरेज की बात की जा रही है कि जिनको ज़रूरत है उनको हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ उन तक जिसको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहीं तक हेल्थ केयर पहुँचनी चाहिए। तो क्या है, कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेक्शन है, थर्ड सेक्शन पीडियाट्रिक का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, व्हाट आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के लिए क्या है जो हम डेवलप करेंगे। ऑप्शन में है नर्सिंग इंस्टिंक्ट्स, नर्सिंग मॉरल्स, नर्सिंग प्लान या फिर नर्सिंग एथिक्स। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो है नर्सिंग प्लान। नेक्स्ट इज मानवीय यौन प्रतिक्रिया की 4 अवस्थाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो जो यहाँ पर जो अवस्था नहीं है वो कौन सी है, वो है तनाव, स्ट्रेस, रिजोल्यूशन, एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, ये सभी हैं, बट जो नहीं है वो क्या है, स्ट्रेस। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ऑब्स्टेट्रिक्स के फादर किसको कहा जाता है, तो वह सोरेनस ऑफ एफिसस। क्या है, सोरेनस ऑफ एफिसस। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन फॉर फीटल न्यूट्रिशनल एंड एक्सक्रीशन। तो प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ है, जो एक यहाँ पर बात की जा रही है आफ्टर बर्थ के लिए, जो कि एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि फीटस के लिए न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन का काम करेगा। प्लेसेंटा का क्या काम होता है, बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना प्रॉपर, न्यूट्रिशनल की, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर लाने का काम करता है। कौन करता है, तो प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए भी प्लेसेंटा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज फीटल सर्कुलेटरी शंट्स होते हैं। तो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने शंट्स होते हैं, पे यहाँ पे 3। नेक्स्ट इज निषेचन के पश्चात 90 दिन ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी कैविटी बनेगी। तो ये बनेगी यॉर्क सैक, कोरियन, एग सैक, जर्म लेयर या फिर एमनियन। तो ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी कैविटी बनेगी, तो वो होगी यॉर्क सैक। नेक्स्ट इज ऑन नवंबर 1959, 20 नवंबर 1959 में द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेड अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द अबव डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो राइट ऑफ चाइल्ड में 10 पॉइंट ऐड किए गए थे, जो कि 20 नवंबर 1959 को आए थे। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट नहीं है उन 10 पॉइंट्स में से, तो ऑप्शन में राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फियर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू स्पेशल केयर। जो नहीं है वो क्या है, राइट टू बी ए यूनिवर्सल सिटीजन। यूनिवर्सल सिटीजन आप नहीं बन सकते हैं। इसमें 10 पॉइंट रखे गए थे, तो उनमें से एक जो नहीं है वो क्या है, 4th वन। नेक्स्ट है मानव शरीर में समस्त जीनों के प्रकारों का अध्ययन जिससे उनकी पारस्परिक तथा पर्यावरण से अंतर प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वो कौन सी स्टडी कहलाएगी। ऑप्शन में है जीनोमिक्स, ओडोंटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो यहाँ पर एक कौन सी स्टडी है, जीनोमिक्स। कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनकी स्टडी की जाएगी। ओडोंटोलॉजी है, इसमें टीथ और उनके सराउंडिंग जो टिश्यू है उनकी स्टडी की जाएगी। ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों की स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मवाद का संचय होता है जो ऊतक में तब बनता है जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ने का प्रयास करता है। दैट मीन्स पस का एक्यूमुलेशन होगा और वहाँ पर जो टिश्यू हैं, जनरली टिश्यू में ये पस का फॉर्मेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रही हो, तब ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन में एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कुछ भी जोड़ना, अधेशन, ट्यूमर या फिर एब्सेस। तो ये क्या कहलाएगा एब्सेस। पस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर टिश्यू के यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा एब्सेस। नेक्स्ट है रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म दैट रिक्वायर रिपेयर वुड नीड। तो कोई रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो वहाँ पर किससे हम रिपेयर कर सकते हैं, एक्सपीडिएट सर्जरी से, इमीडिएट सर्जरी से, ट्रेडिशनल सर्जरी या फिर इलेक्टिव सर्जरी से। तो इमीडिएट सर्जरी के थ्रू ही हमें जो रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म है उसको ट्रीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वल्जिंग होने लगेगी तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए तुरंत सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज
छोटी आंत मुख्य पाचन स्थल होती है और इसके 3 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उसमें सही एक नहीं है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मुख्य मेन बॉडी का ऑर्गन है जहाँ पर पूरा क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो उनमें इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो नहीं है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में असेंडिंग कोलन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो नहीं है तो क्या? असेंडिंग कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द पेरी ऑपरेटिव पीरियड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द पेशेंट। तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, या फिर हम ये कह सकते हैं इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में, हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है पेशेंट को। तो कौन सा ऑर्डर है जो यहाँ पे सही होगा कि पेशेंट इंश्योर रहे, उसको सभी चीज़ें पता रहें? तो फर्स्ट ऑप्शन है हैज़ फैमिली मेम्बर्स इन ऑर्डर टू डिस्कस एनी कंसर्न और एंजाइटीज, knows whom to contact if they have a query after discharge from the hospital। तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड के बाद जो हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, तो उसमें ये चीज़ हमें इंक्लूड करके बतानी होती है। पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि आफ्टर डिस्चार्ज के बाद वो हॉस्पिटल में यदि फॉलोअप के लिए आता है तो उसको किससे कांटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इज एक शब्द जिसमें कोई दवाई दिए जाने से संबंधित समस्त चरण समावित होते हैं, तो वो है औषधि प्रबंधन। क्या है यहाँ पर? औषधि प्रबंधन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नेसेसिटीज द नर्स वॉशिंग हिज और हर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड विथ एंटी माइक्रोबियल सोप। तो किस प्रोसेस के बाद एक नर्स को 20 सेकेंड तक अपने हाथों को एंटी माइक्रोबियल सोप से धुलना होगा? ऑप्शन में है बिफोर प्रिपेयरिंग मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट, आफ्टर टेकिंग अ पेशेंट ब्लड प्रेशर, आफ्टर कपिंग इनटू हिज और हर हैंड्स, या फिर आफ्टर क्लीनिंग एन ओपन वुंड। तो आप किसी पेशेंट का जब ओपन वुंड क्लीन करते हैं तो उसके बाद आपको क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए 20 सेकेंड तक क्या करना है? एंटी माइक्रोबियल सोप से हैंड वॉश करने होंगे। नेक्स्ट इज इफ अ पेशेंट्स पेन इज पुअरली कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर। यदि पेशेंट का दर्द है जो बहुत कम कंट्रोल हुआ है तो और किस कॉम्प्लिकेशन से गुजर सकता है? ऑप्शन में डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, डीप स्लीप, इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग, या फिर हाइपर मोबिलिटी ड्यू टू पैनिक। तो ऐसे केस में पेशेंट को क्या होगा? इमोशनली भी वो परेशान होगा और फिजिकली भी सफ़र करेगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड बाय पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेजेज। तो जब पेशेंट की सर्जरी होने वाली हो तो प्री ऑपरेटिव फेज में, बिफोर सर्जरी के, पेशेंट कौन से जो अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व बता सकता है, या फिर क्या होगा उसको? ऑप्शन में सेंसरी इम्पेयरमेंट, नॉलेज डेफिसिट, फियर ऑफ अननोन, या फिर एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल एक्सपीरियंस। तो प्री ऑपरेटिव फेज में क्या होगा कि पेशेंट को डर लगेगा। अपनी सर्जरी होने के पहले सभी को डर लगता है, यहाँ पर भी सेम थिंग है, फियर ऑफ अननोन। तो आप प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, प्री ऑपरेटिव फेज में पेशेंट को क्या कर सकते हैं? पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे उसका डर कम हो। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है? ऑप्शन में है कम्युनिकेट इंटेंशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनको जनरली वर्बल कम्युनिकेशन ही अपनाना चाहिए। कॉम्प्लिकेट द वर्बल मैसेज, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं? जो इमोशनल चीज़ें होती हैं कभी कभी हम उनको बोल के नहीं बता पाते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है What uses physical cleaning and heat to disinfect contaminated reusable item। तो डिसइंफेक्शन विथ वॉशर्स के साथ हम फिजिकल क्लीनिंग कर सकते हैं जो भी डिसइंफेक्टेड कंटामिनेटेड आइटम्स हैं जो रीयूजेबल हैं, उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द देम। तो फूड को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, तो कौन सा नहीं है? एक है न्यूट्रिटिव वैल्यू, केमिकल कंपोजिशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड, या फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो फूड है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग कैटेगरी में नहीं आते हैं।
नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वच्छता का एक घटक नहीं है? पर्सनल हाइजीन का क्या घटक नहीं है? ऑप्शन में मानसिक स्वच्छता, हाथ धोना, त्वचा और मौखिक स्वच्छता, या फिर मासिक चक्र स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो यहाँ पर निजी स्वच्छता और पर्सनल हाइजीन का पॉइंट नहीं है, वो है मेंटल हाइजीन। बाकी हाथ धोना, आपका स्किन और ओरल हाइजीन होना और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना, ये सभी क्या है? पर्सनल हाइजीन के घटक हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या प्रिंसिपल इंक्लूड रहेंगे? मोटिवेशन, गाइडिंग, इम्पार्शियलिटी, या फिर काउंसलिंग। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो प्रिंसिपल होता है इम्पार्शियलिटी। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। मेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक मेन क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है कि हमें दूसरे लोगों के साथ पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। तो कौन सी इलनेस है जो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होगी? तो ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, या फिर डायरिया। तो कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होते हैं। कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया तीनों कंटामिनेटेड फूड से हो सकते हैं, आपके लिए अदर रीजन से हो सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यहाँ पर ओनली टीबी होगी। Next is which of the following approach will allow lessening the patient's anxiety created by intrusion and the loss of space। तो पेशेंट की एंजाइटी को हम कैसे क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देके और कम जगह में ही बता सकते हैं उसको। ऑप्शन है कंट्रोल द पेशेंट्स एनवायरनमेंट, ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली, बी फिजिकल एट एन इंटीमेट डिस्टेंस विद द पेशेंट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ सोशलाइजेशन अराउंड द पेशेंट। तो हमें पेशेंट की एंजाइटी के लिए क्या करना होगा? यदि उसको डर लग रहा है, एंजियस हो रहा है, तो पेशेंट के लिए क्या करना होगा हमें कि पेशेंट को विथ रिस्पेक्ट के हमें सुनना होगा, उसकी बात को समझने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट इज व्हाट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर विटामिन ए डी ई के। तो विटामिन ए डी ई के क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आंसर क्या होगा? फैट। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है मैरी जहोदा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैरी जदोहा के अनुसार मानसिक बीमारी का ना होना मानसिक स्वास्थ्य का पर्याप्त सूचक नहीं है। दैट मीन्स मेंटल इलनेस का ना होना मेंटल हेल्थ को लेके बिल्कुल सही इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंध मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग की केंद्रीय गतिविधि है, तो वह उपचारात्मक संबंध। नेक्स्ट आता है विकार औषधि विषाक्तता या विभ्रांति उत्पन्न करने वाली दवाओं के प्रभाव के कारण क्या होता है? तो ये होगा जो भी मेडिसिन के कारण हमें हेल्यूजन डेल्यूसिनेशन हो सकते हैं या फिर उनका अदर साइड इफेक्ट होता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिबोधक शारीरिक छवि। Next, a mental health nurse have to be able to maintain which kind of boundaries while simultaneously developing close therapeutic relationship with clients based on empathy and positive connectedness। एक मेंटल हेल्थ नर्स को क्या मेंटेन करके रखना होगा? कौन सी बाउंड्री मेंटेन करके रखनी होगी जब वो पेशेंट के क्लोज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में हो और साथ ही साथ पॉजिटिव कनेक्शन भी बने रहे, पेशेंट को एम्पैथी भी आप दे सकें, तो वो होगी प्रोफेशनल बाउंड्री आपको मेंटेन करके रखनी होगी। नेक्स्ट इज किस वर्ष में मन चिकित्सीय मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रविधि और अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित मन चिकित्सीय मानसिक स्वास्थ्य नर्स समन्वय प्रचलन में आए? तो यह 1973 में। नेक्स्ट है स्विस साइकेट्रिस्ट कॉइंड द टर्म सीजोफेनिया एंड रिप्लेस द ओल्ड टर्म डिमेंशिया प्रेकॉक्स। तो सीजोफेनिया टर्म किसने दिया था? यूगन ब्लूलर ने, और इन्हीं ने ओल्ड टर्म था इसका डिमेंशिया प्रेकॉक्स। सीजोफेनिया का पुराना टर्म क्या था? डिमेंशिया प्रेकॉक्स, इन्होंने बदल के इसको सीजोफेनिया कर दिया। तो कौन थे? यूगन ब्लूलर। नेक्स्ट इज द फेज इन्वॉल्व द कंपेरिजन ऑफ द नैरेटिव विद द नर्स बिलीव्स बैस एंड नॉलेज। तो कौन सी फेज है? तो है रिफ्लेक्टिव फेज। नेक्स्ट इज in publication of World Health Organization 1992 and the most widely used classification for mental illness।
मेंटल इलनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन यूज़ किया गया है वो है ICD-10-CM। कौन सा? ICD-10-CM। फिर उसके अंदर ही अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, बट ICD-10 में पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन और वसा से समृद्ध खाद्य ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जिनमें रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको मिल सकती है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में पोषण की एक समस्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दैट मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को भारत में एक कुपोषण की समस्या माना गया है। ऑप्शन में था संचारी रोग, मौसमी रोग या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट की अधिकता। बट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को भारत में एक पोषण से रिलेट करती हुई बीमारी के तौर पर भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? ऑप्शन में लिपिड, प्रोटीन, जल या फिर खनिज पदार्थ जो कि मिनरल्स कहलाते हैं, तो वो है मिनरल्स। खनिज पदार्थ क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में आ जाएंगे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? तो प्रोटीन की कमी के कारण बॉडी में क्या नहीं होगा? ऑप्शन में है माल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ड्यू टू हार्मोन इंक्रीमेंट, वॉर्म आउट सेल्स नॉट रिप्लेस्ड, सस्पेक्टिबिलिटी टू डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ एंटीबॉडीज, रिटार्डेड ग्रोथ। तो प्रोटीन की कमी के कारण सब हो सकता है, बट माल फंक्शनिंग नहीं होगी, ना ही हार्मोन में किसी तरीके के चेंजेस होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस फॉर नॉर्मल हेल्दी एडल्ट? तो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए क्या डाइटरी गाइडलाइंस सही हैं? ऑप्शन में चूज अ डाइट मॉडरेट इन शुगर, ईट वन वेराइटी ऑफ फूड, टेक प्रोटीन डाइट ओनली, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फैट इन द डाइट। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए मॉडरेट शुगर वाली डाइट है जो लेना चाहिए, ज़्यादा शुगर ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर? ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? तो वह डी ग्लूकोज। नेक्स्ट इज हु सेड लेट फूड बाय द मेडिसिन एंड मेडिसिन बाय द फूड? किसने कहा है कि फूड को खाने को दवा की तरह लो, मेडिसिन को खाने की तरह? तो ये किसने कहा? हिप्पोक्रेट्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द टर्म रिफरिंग टू द नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल? तो ये क्या है? लिग्निन। ऑप्शन में हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन या फिर पैक्टिन। तो जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है? लिग्निन, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमर्स के लिए यूज़ किया गया है और जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड वाला सेक्शन। तो फर्स्ट एड का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट का पहला साइन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन में है द पर्सन विल लुक लाइक चोकिंग, द स्किन कलर विल टर्न टू रेड, द पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस या फिर द रेस्पिरेशन विल बी फास्टर। तो कार्डियक अरेस्ट का साइन हो सकता है कि पर्सन क्या होगा? तुरंत धरती पे इवन गिर जाएगा, चेस्ट पेन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सिर में चोट लगने पर क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी को हेड इंजरी हुई है तो क्या करेंगे? ऑप्शन में है भागों का अवलोकन करें, दबाकर मृदुता और विरूपता की जांच करें, टटोलकर दृढ़ता और मृदुता की जांच करें, क्लेविकल्स और कंधे चेक करें। बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जब सिर में चोट लगती है तो हमें पुतलियों की जांच करनी चाहिए, पिपल्स चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का एक लक्ष्य है? तो फर्स्ट एड का पहला टारगेट है जो क्या होना चाहिए, एम है जो क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है व्यक्ति को चोटों से बचाना चाहिए, इलाज करना चाहिए, जीवन रक्षा करना चाहिए या फिर चोट लगने के स्थल पर रोगियों का ऑपरेशन करना चाहिए। तो फर्स्ट एड का जो मेन एम है वो क्या है? लाइफ सेव करना। नेक्स्ट इज एक प्रबल भावनात्मक घबराहट है जो भय, पीड़ा, अच्छे या खराब समाचार के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो जनरली किसी किसी को कभी खुशी के मारे शौक लग जाता है, किसी किसी को दुख के मारे। तो किस टाइप का शौक कहलाता है? कहलाता है नर्वस शौक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धमनीय रक्तस्राव की एक विशेषता है? दैट मीन्स आर्टेरियल ब्लड जो फ्लो होता है उसका एक मेन लक्षण क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा?
ऑप्शन में किसी प्रवेग के बिना निरंतर प्रवाह करना, चमकीला लाल रंग होना, हृदय तथा चोट वाले स्थल के बीच धमनी को दबाकर रोका नहीं जा सकता, या फिर नीला लाल रंग होना। तो धमनी है, दैट मीन्स आर्टरियल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसका एक मेन विशेषता क्या होगी, चमकीला लाल रंग होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्राथमिक चिकित्सा किट में मौजूद नहीं होता है। प्राइमरी हेल्थ किट में जो मौजूद नहीं है वो क्या है। ऑप्शन में कैंची, तापमापी मतलब थर्मामीटर, पुनः उपयोग योग्य दस्ताने, या फिर चिमटी। तो जो प्राइमरी हेल्थ किट दी जाती है आपको, फर्स्ट एड किट दी जाती है, इसमें क्या नहीं होता, तो होगा पुनः उपयोग होने वाले दस्ताने, ग्लव्स। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर, तीव्र गैस्ट्राइटिस या पेट के कैंसर के कारण रोगी को क्या हो सकता है। यदि किसी को पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस भी है और पेट में कैंसर भी है, तो क्या हो सकता है, तो उसको होगा हेमेटेमेसिस। वॉमिटिंग किसके साथ होगी, ब्लड के साथ। ऑप्शन में एपिस्टैक्सिस, हेमेच्यूरिया, हेमोप्टाइसिस। तो आंसर क्या होगा आपका, हेमेटेसिस। नेक्स्ट इज a patient who is unconscious but breathing and has heartbeat should be nursed in which position। तो यहाँ पर एक पेशेंट अनकॉन्शियस लेकिन उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, हार्ट बीट भी है, तो क्या कर रहा है पेशेंट, रिकवरी पोजीशन में है। नेक्स्ट है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन। तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड कशेरुकी की नलिका में स्थित होता है, मनुष्यों में यह लगभग कितने सेंटीमीटर लंबा होगा और द्विकटी कशेरु तक विस्तृत होगा। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन विच इंक्लूड द स्पाइनल ग्रे मैटर। तो स्पाइनल ग्रे मैटर है जो स्पाइनल कॉर्ड 2 डिवीजन में जब डिवाइड होती है, तो स्पाइनल ग्रे मैटर किस डिवीजन में होगा, स्पाइनल रेड मैटर, स्पाइनल वाइट मैटर, स्पाइनल ब्लू मैटर, फिर स्पाइनल ब्लैक मैटर। सॉरी, तो 2 डिवीजन में जब स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होती है तो एक होता है स्पाइनल ग्रे मैटर और दूसरा होता है स्पाइनल वाइट मैटर। यहाँ पर दोनों मैटर पूछे गए हैं कि एक है ग्रे मैटर, दूसरा है स्पाइनल वाइट मैटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिस्टम कंप्राइज द हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स इंक्लूड रहेंगे। Next is what is one layer of flat cells found lining the alveoli of lungs, lens of the eye and part of the inner ear। तो जो एक सेल्स पाई जाती हैं जो कि एल्वुलाई में, लंग्स की एल्वुलाई में रहेंगी, लेंस आँखों के लेंस में रहेंगी और इनर ईयर में रहेंगी, तो क्या है, सिंपल स्क्वैमस सेल्स। नेक्स्ट इज एक संयोजी ऊतक है जिसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ कैल्शियम और फास्फेट के लवणों द्वारा कठोर बनाया जाता है। तो बोन्स है, यहाँ पर बोन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट और बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये क्या है, बोन्स और अस्थि। नेक्स्ट इज द न्यूरॉन्स कंपोजिंग द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू विच क्लास। तो ये 3rd क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से एक विलायक या कुछ निश्चित विलयों में अपारगम में होता है, तो विसरण से संबंधित है, तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा परासरण। सेमी परवेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ें पास होती हैं तो क्या कहलाएगा, परासरण और डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल एंड इज द मेन रेगुलेटर ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन का है तो क्या, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट का सेक्शन है, एंड देन आफ्टर आपका जीके रीजनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हॉस्पिटल विथ लेस देन विच काइंड ऑफ बेड्स जनरली प्लान्ड एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो यदि हॉस्पिटल में 200 से कम बेड हैं तो उनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक उपचार फिजिकल थेरेपी का एक प्रमुख प्रकार है। फिजिकल थेरेपी का एक प्रमुख प्रकार क्या है कि शारीरिक प्रक्रिया पुनर्प्राप्त करना, दैट मीन्स आपकी बॉडी का दोबारा से फिजिकल थेरेपी के थ्रू क्या होना, दोबारा से काम करना। नेक्स्ट, आपातकालीन सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इमरजेंसी सर्विसेज 4 टाइप की होती हैं जिसमें अलग अलग कोड दे दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड नर्स इन रिलेशन टू सप्लाईज एंड इक्विपमेंट।
तो कोई भी इक्विपमेंट की सप्लाई होना है तो एज अ हेड नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑप्शन में टू मैनेज द सप्लाईज एंड इक्विपमेंट बाय हरसेल्फ, टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ वेस्ट एंड मिसयूज, टू कीप लेस देन एडिक्वेट सप्लाईज टू अवॉइड द वेस्टेज, टू प्रोवाइड सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एज पर द डिमांड ऑफ डॉक्टर। जब आप सप्लाई और इक्विपमेंट को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है एज अ हेड नर्स, तो आपको इक्विपमेंट तो देने ही पड़ेंगे, बट आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना है कि इक्विपमेंट वेस्ट ना हो और उनका मिसयूज ना किया जाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर वार्ड मैनेजमेंट। तो वार्ड मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी होगा? केयरिंग फॉर द सिक एंड इंजर्ड, प्रमोटिंग हैप्पीनेस, प्रमोटिंग बर्थ कंट्रोल या फिर क्योरिंग द डिसीज। तो एज अ वार्ड मैनेजमेंट के तौर पर आपको कोई भी सिक और इंजर्ड है उसकी केयर करना है, ना कि हैप्पीनेस प्रमोट करें उस टाइम पे, बर्थ कंट्रोल के लिए प्रमोट ना करें, ना ही क्योरिंग द डिसीज करें। नेक्स्ट आता है अनड्रेसिंग क्यूबिकल्स का आकार कितने फिट होना चाहिए? तो अनड्रेसिंग क्यूबिकल का आकार 15 फिट होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑफ द हॉस्पिटल मैनेज इट्स अफेयर्स एंड कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथली। तो कौन है जो हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चलाएगा? तो ऑप्शन में डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, डायरेक्टर ऑफ पैथ लैब्स, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग या फिर डायरेक्टर। तो अच्छे तरीके से चलाएगा जो, वो कौन होगा? वो डायरेक्टर। नेक्स्ट इज इन अ सेपरेट स्पेशलिटी डिपार्टमेंट is created with all specialized facilities and it's called the ER डिपार्टमेंट। तो ER डिपार्टमेंट कहा जाता है जिसमें एक सेपरेट फैसिलिटी रखी जाती है, उसमें अच्छे अच्छे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रखे जाते हैं। तो क्या है ऑप्शन में? इमरजेंसी सर्विस, बेसिक इमरजेंसी सर्विस, मेजर इमरजेंसी सर्विस या फिर सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये जो अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि आप ट्रॉमा सेंटर देख सकते हैं, तो क्या है? मेजर इमरजेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट सेक्शन है और लास्ट सेक्शन है जिसमें 20 नंबर का जीके, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज है, सभी चीज़ें आई हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू बी यूज्ड इन टच स्क्रीन कियोस्क एंड सिमिलर कनेक्टेड डिवाइस। तो क्या है? फायरकास्ट। नेक्स्ट 1 पेगाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 पेगाबाइट 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट इज दो कारों की चालों का अनुपात 7/8 है। यदि पहले कार 5 घंटे में 455 किलोमीटर की दूरी करती है, दूसरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूसरी कर रही है 624। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी प्रथम दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है? वो है ESA। ऑप्शन में नासा, इसरो, CNSA या फिर ESA। तो ऐसी अंतरिक्ष ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि क्या कर रही है? अंतरिक्ष में किसी दिव्यांग को भेजने का प्लान बना रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि अभी रिसेंट में ही क्या कर रही है? इन्होंने एक प्लान बनाया है कि अंतरिक्ष में एक दिव्यांग और जो डिसेबल पर्सन रहेगा उसको भेजेगी। नेक्स्ट कोविड-19 का प्रभावी उपचार ज्ञात करने के लिए WHO और इसके सहायकों द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था सॉलिडेटरी। क्या किया गया था? सॉलिडेटरी। नेक्स्ट 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अंग संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत पहचानना है, तो है DGEF। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नागरिकों को आधार संख्याएं आवंटित करने वाला विविध प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो जो आधार कार्ड है, हमारा आधार संख्या दी जाती है, तो किससे दी गई है? दी गई है हमें UIDAI से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसका प्रयोग हार्डवेयर डिवाइसों द्वारा ऐसी घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? तो वो इंटरप्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के संस्थापक एवं वर्तमान CEO है? टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। भारत में भी चार टाइप की कार बनाने के लिए अनुमति दे दी गई है टेस्ला वालों के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती हैं। वो कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक स्मोक की घटना में शामिल नहीं होता है? तो स्मोक के लिए, धुंध के लिए क्या है जो? तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सिल नाइट्रेट, बट जो नहीं हो गया पैराक्सिल एसिटल नाइट्रेट।
नेक्स्ट है इस्पात को लाल गर्म करने के पश्चात तुरंत जल या तेल में डालकर ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहलाती है मृदु और भंगुर। जो इस्पात है, लोहा है, उसको तुरंत लाल गर्म किया गया, देन उसको ठंडे जल या तेल में डाल दिया जाता है, तो क्या है? मृदु और भंगुर। नेक्स्ट है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सरकार के किस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से हम अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है A% B का अर्थ है AV की बहन है, तो ये आपको सॉल्व करना हो तो नातिन और पोती निकलेंगे। तो ये हमारा जो था, ये था 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट पेपर। 10 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 9 सितंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको तीनों शिफ्ट के पेपर आप लोग ज़रूर चेक कर लें। पूरा कल ही मुझे मिला था रात में और आज पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।